चलिए हम लोग अभी आज से विषय शुरू करने जा रहे हैं और आपका आज सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 स्टार्ट हो रहा है और हम बताए थे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में ज्यादा अंक कहां से आए? जीएस पेपर 1 ही स्कोरिंग है। जिनका 1 में अगर लगभग 60% नंबर नहीं आ रहा है तो बाउंड्री लाइन तक पहुंच के रह जाए, इसमें 60% आ जाए। 2 में 50% भी आ रहा है तो एवरेज दोनों का 55 रिजल्ट हो जाए। और 1 पेपर आसान इसीलिए भी है क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक, बनाना कम, और दूसरा एक मैथमेटिकल सेक्शन है आपका, इसमें स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी आपके अंक पूरे के पूरे मिलते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। जीएस पेपर 1 में अभी हम लोग की शुरुआत क्या होगी? इतिहास, हिस्ट्री। हम लोग इसको देख रहे हैं सिलेबस के अनुसार, पूरे का पूरे चल रहा है, ठीक जा रहा है। किसी किसी का देखिए इसमें साउंड टेक्निकल, अगर आप वहां पे आपका नेट कम है तो उनका आवाज दिक्कत हो सकता है। बाकी लोग का आप इसमें बीच में लिखिएगा तो उसमें समस्या आएगी। आपका ऑडियो वगैरह अगर दिक्कत है तो समझिए नेट पे समस्या है, यहाँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा ध्यान दें। तो इतिहास में आपको जीएस में स्पष्ट सिलेबस लिखा हुआ है, आधुनिक भारत का इतिहास, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है कला और संस्कृति। यही सिलेबस है, आधुनिक भारत का इतिहास और कला संस्कृति। इसमें पहले से फिक्स्ड है कि यही प्रश्न आएगा, इतना आराम कहीं नहीं है। हमने पहले भी बोला है कि बीपीएससी आप मेंस नहीं पास कर रहे हो, आपकी गलती, बीपीएससी गलती नहीं करता है। आपको पहले से एक नजर भी आप पढ़े रहोगे कि आएगा कहां से और उस पर अच्छा तैयारी करोगे तो बहुत बढ़िया नंबर भी आएगा। अब इसमें देखिए हम इसके चैप्टर को जब बांटेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि बस इतना ही में से आएगा और बस इतना ही से आएगा, ये एकदम पक्का। अब देखिए सबसे पहला जो हम पढ़ाएंगे ये सेक्शन आपको होगा कला, आर्ट। और कला से कोई ऐसा बीपीएससी का एग्जाम किसी बार नहीं हुआ जिसमें एक क्वेश्चन न रहा हो, निश्चित रहता है। यानी जब हम कला सेक्शन आपको पढ़ाएंगे तो 1 क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप पढ़ना है। ये भी रहे कि हाँ 10-20 पढ़ना है तो पता नहीं पास होंगे कि। इस बार के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है मौर्य कला। मौर्य कला के बाद तब हम लोग देखेंगे पटना कलम। पटना कलम के बाद तीसरा नंबर में हम जान के पाल कला लिखे, पिछले बार आ गया है पाल कला। और पाल कला के बाद अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बिहार का एक बहुत बढ़िया कला है, इसको कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग तो देखिए अभी जो हम सिलेबस लिख रहे हैं एकदम आपका पहले तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा ओर और छोर एकदम दिखे कि यहां से चलना है, वहां पहुंचना है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो बच्चे नोट्स या क्वेश्चन तैयार करेंगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन तैयार करिए, 1 क्वेश्चन गारंटेड हो। हिस्ट्री में आपको कितने प्रश्न बनाने? 6 में 3 छोड़ना। तो आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाना है और 3 क्वेश्चन में सिर्फ बताइए 4 पढ़िए, 1 हो गया, बाकी 2 है। फिर अभी वो यूनिट आ रहा है, आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि इसमें 3 हमसे नहीं बनेगा। अब केवल है जितना अच्छा सीखेगा मार्क्स उतना अच्छा रैंक लाइए। बच्चे केवल मेंस में भी देते हैं, उनको मालूम है कि आएगा, लेकिन वही उठपटांग लिख के आएगा। हम अभी सब आपको लिखवाएंगे, हम ही क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देंगे और 3 डिजाइन का हम आंसर हम ही लिखाएंगे और कहेंगे बोलिए कौन वाला अच्छा। तो आपका टेस्ट चेक करेंगे। अभी आपसे नहीं लिखवाएंगे, हम आपको अभी दुख जल्दी देने नहीं जा रहे। अभी हम ही कहेंगे लिखिए पहला आंसर, चलिए पैराग्राफ चेंज, दूसरा टाइप और फिर तीसरा टाइप, और आपका देखेंगे स्वाद किधर है। आपको हम एग्जामिनर बना के देखें नंबर किस में ज्यादा दे।
अब तब बताएंगे सावधानी क्या करना है, तब आपसे शुरू करो। तो इसमें अब आप एक बात तो समझ गए सभी लोग कि हम लोग को कला से एक क्वेश्चन बन जाएगा और सिर्फ पढ़ना कितना है, 4। मौर्य कला, पटना कलम, पाल कला और मधुबनी पेंटिंग। दूसरा नंबर जब हम लोग चलेंगे तो इससे भी 1 क्वेश्चन फिर गारंटेड है, और यह है आपका जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, और इसी के साथ साथ आपका पढ़ना है 1857 का विद्रोह। और इसमें आपको मेन सीखना है कि 1857 के विद्रोह में 3 बात पढ़ना है। इसका कारण क्या है, कारण के बाद 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, और 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या है, और 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या है। आप सिर्फ यहां पे पढ़ते हैं ये 3 सेक्शन, और जनजातीय आंदोलन में 2। एक जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह, और इसके बाद इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। बस आपका यहां से लाइन क्लियर हो गया। लेकिन अब एक क्वेश्चन गारंटेड के लिए आपको थोड़ा सा और लिख देंगे, तीसरा सेक्शन, तो दूसरा और तीसरा से आपका निश्चित एक क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब पहला लेसन जैसे ही हम 4 खत्म करेंगे तो एक क्वेश्चन बन गया, दूसरा जैसे ही हम पढ़ाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जनजातीय आंदोलन में मुंडा विद्रोह, इसके बाद क्या है संथाल विद्रोह, और फिर 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह में 4 क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। एक इसके कारण क्या थे, दूसरा इसके परिणाम क्या थे, तीसरा इसके स्वरूप क्या थे, और चौथा इसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या। ये 4 प्रश्न अगर आप इसमें तैयार कर लेते हैं तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। इसके बाद तीसरा में है किसान विद्रोह, और किसान विद्रोह में आपको 2 बात पढ़ना है। एक ए में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और बी में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान। आप पढ़े होंगे सहजानंद सरस्वती के बारे में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान, ये अगर देख लिए तो इन दोनों सेक्शन से सभी बच्चे का गारंटेड एक क्वेश्चन फिर बन जाएगा। तो बताइए आपको बनाना कितने प्रश्न है, 3, जिसमें कितना आराम है। शायद इतना आराम आज के डेट में आईएससी के बच्चों को भी नहीं, इतना आराम आईएससी के बच्चों को भी नहीं है। जहां पे मैं आईएससी का भी पढ़ाऊं तो एक खखर के कहूं कि 4 क्वेश्चन पढ़ो एक आ जाए, गारंटेड नहीं। अब बीपीएससी में एकदम गारंटेड है 4 पढ़ो एक आएगा, ये 4 पढ़ो फिर आएगा। और क्या चाहिए जी, इसके बाद भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप केवल सिलेबस से पढ़ते रहते हैं। आंसर भी तो देखना होगा। तीसरा नंबर हम लोग देखें, हम पूरे सिलेबस पहले हम किसी सेक्शन को शुरू करेंगे, हमारी कोशिश होती है कि आपका पूरा का पूरा पहले और छोर हम पता लगवा, उससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चौथा नंबर इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, ये चौथा पॉइंट में अगर आपको कहें तो एक क्वेश्चन फिर गारंटेड है, और बस हम 4 पर ज्यादा ध्यान दें। यह है व्यक्तित्व आधारित प्रश्न। व्यक्तित्व आधारित प्रश्न ये चौथा नंबर सेक्शन है, और व्यक्तित्व आधारित प्रश्न में आपको सिर्फ और सिर्फ पहले 3 पूछे जाते थे, गांधी, नेहरू और टैगोर। गांधी, नेहरू और टैगोर, ये सिर्फ 3 पूछे जाते थे। पिछले बार से थोड़ा 1-2 लोग और बढ़ गए हैं, और उसमें जो अगला बढ़े हैं ये है राम मनोहर लोहिया, और एक और बढ़ गए हैं जयप्रकाश नारायण जेपी। तो देखिए अब जरा ध्यान से, मजेदार बात कितना अच्छा है, ये 4 सेक्शन पढ़िए, 3 क्वेश्चन बनाइए, कंफर्म है। तो इससे आराम फैसिलिटी मैं नहीं समझ सकता कि किसी विषय में हो सकता है। 5वां छठा की भी बात करें, 4 पे हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दिलाएंगे, और 4 से हम मान के चलेंगे कि निश्चित बन जाएगा। स्टेपनी के लिए 5वां नंबर आपको पढ़ाएंगे, और 5वां नंबर सेक्शन में
हम लोग को मेन पढ़ना है, चूंकि हिस्ट्री का सिलेबस है मॉडर्न इंडिया, तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन। और स्वतंत्रता आंदोलन में मेन 3 आंदोलन के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। एक असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। अब तक जितने प्रश्न आए हैं ये सभी प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका और इसी से प्रश्न आए। तो आप केवल इन तीनों सेक्शन को देख लोगे, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉडर्न अपने आप में फिर बहुत डिटेल हो जाता। तो इसीलिए हम इसको 5वां में रखे हैं कि बस 3 आंदोलन सुनना, यही से प्रश्न तुम्हारे 3 पूरा हो। और बाकी एक लास्ट 6ठा है आपका, और बस इन्हीं सेक्शन से आपका प्रश्न होगा। 6ठा नंबर है ब्रिटिश शासन का। ब्रिटिश शासन का भारत पर 2 तरह का प्रभाव पड़ना है, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। बस सिलेबस देखिए कंप्लीट हो गया। सबसे पहली बात तो हमें यही सीखना है, जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसके सिलेबस क्या। अब इसके बाद होगा कि इसके किताब कौन सा लें, तब होगा पढ़ाई कैसे करें, और उसके बाद चैप्टर 1 शुरू हो जाए। जितने आपके अंदर मन में प्रश्न है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि सारे प्रश्न का आंसर मिल जाए, ताकि हम लोग कोई ये न रहे कि अब इसको क्या करें उसको क्या करें। बोला जाए सर, जो हम लोग 4 स्टेप देख रहे हैं, पाल कला, मौर्य कला और हमारा मधुबनी, इसके अलावा सर पिछले बार में देखा जा रहा है कि इस पे मतलब से ईरानी इम्पैक्ट हो गया या बौद्ध का इम्पैक्ट। बस वो सब तो छोड़ दीजिए, हम लोग सब आएंगे ना, अभी तो शुरू हो, है ना। तो जब जैसे ही शुरू होगा तो वो अपने आप फिर सब खुले। अभी तो ये सिलेबस हुआ, पिछले बार के हर बार आएगा तो मौर्य कला ही ना, बाकी उसके विस्तार की बात जब मौर्य कला शुरू होगा तब हो। बात समझ ना। तो अभी तो हम सिर्फ चले मौर्य कला, वो मौर्य कला ही आए। पिछले बार मौर्य कला नहीं था, पिछले बार पाल कला। हाँ, तो उसके पहले जो था तो क्या था, हम सब पहले हथियार रखे रहते हैं। आपको जो पढ़ाएंगे ना उसमें सब देखिए क्या था, इस पर एक चर्चा हो, तब कहेंगे घसक कैसे रहा, फिर हम लोग कैसे घसक। तो इसीलिए आप बस जितना चाहिए बस सुनते जाइए, सब चीज आ जाएगा। हम पूरे जितना चाहिए सब हथियार लेके आते। आपको जैसे ही मौर्य शुरू होगा तो मौर्य का नेचर पहले क्या, अब क्या, आगे क्या होगा, नए कितने प्रश्न बनेंगे, हम बीपीएससी से आगे तक सोचवाए। वो जो बन सकता है ना, अभी उतना किताब में नहीं मिलेगा मार्केट में, उतना चले। तो हमारी शुरुआत ही वहीं से होगी, जितना मार्केट में किताब खत्म हो गया, आप वहां खोजोगे तो नहीं मिलेगा। वो ऐसा क्वेश्चन देंगे, वो बनाने देंगे, तो वो अपने आ जाएगा कि ना सर एकदम एल्टीना ठीक हो। तो चलिए जरा एकदम ध्यान से सुनेंगे। तो 6 सेक्शन की बात आपने देखा, आना इसी को है। अब चाहे जितना घुमा, तो घूमने के लिए हम लोग तैयार रहे। तो अब पहले ये बताएं, हिस्ट्री के सिलेबस में सभी लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आधुनिक भारत और इतिहास में हम 3 प्रश्न जो बनाने जा रहे हैं, उसमें हमें पहले तो 4 चीज सीखना होगा। मौर्य कला, पटना कला, पाल कला और मधुबनी पेंटिंग। अभी तक मधुबनी पेंटिंग करके प्रश्न नहीं रहे, ये ताजा हो। बाकी इन सभी के बारे में कैसे पढ़ना है उसको समझना। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि मौर्य कला और तुमको एक नोट्स दे देंगे और 20 लाइन याद करवा देंगे। ये हुआ सीधा सीधा बात, इसमें कहां फेंकाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसको जितना तरह का सापेक्ष सब हम जोड़ देते हैं। कुछ भी पूछेगा तो आप स्टैंड करोगे। हम इमारत तैयार करते हैं जो आंधी में टिके, तो उस पर ध्यान रखना। तो वो तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, यानी हमारा क्लास शुरू किससे होगा, अभी मौर्य कला से, फिर जब ये खत्म होगा तो पटना कला, फिर पाल कला, तब मधुबनी पेंटिंग। एक क्वेश्चन हो गया, तब जनजातीय, मुंडा और संथाल, उसके बाद 1857 2 हो जाएगा। तब तीसरा में किसान, चंपारण और सहजानंद सरस्वती। हम निश्चिंत हो जाएंगे, यहां तक डिटेल पढ़ाए। उसके बाद हम मान के चलेंगे इतना डिटेल इधर पूछ दिया तो आपसे नहीं छोड़े, तो 4 चक्का की गाड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। लेकिन सुरक्षा के लिए हर कंपनी एक स्टेपनी चक्का देती है, तो ये दोनों हमारा स्टेपनी चक्का है, थोड़ा कमजोर भी रहेगा, लगा ले। तो गांधी, नेहरू, टैगोर ये प्रमुख स्टेपनी, ये एकदम डिक्की में रखे रहना। लगे कि नहीं कोई चक्का पंचर कर रहा है तो इनको लगा देंगे, ये आना है, काम देना है देना। बाकी
एक ही स्टेपनी से काम चल जाएगा। हमारा गाड़ी डबल स्टेपनी वाला, इस सेकंड स्टेपनी लगे कि जी नहीं सर मेन चक्का दो दो को बैठ गया तो दोनों निकाल के बदल दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो अब रणनीति तो क्लियर है सबका। अब हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं क्या, मौलिक कला। तो नीचे शुरुआत करिए, मौलिक कला हेडिंग दे दी, पहला नंबर सेक्शन। हम लोग क्लास में सिर्फ स्केलेटन बनाएंगे, उसकी ढांचा, आंसर नहीं लिखना है, ढांचा क्या है फिर प्रयास करना है लिखने का। तो मौलिक कला हेडिंग हो गया, हेडिंग दे दिए सबको। चलिए मौलिक कला पे आपको अभी दर्शन कराते हैं क्वेश्चन पे। सभी बच्चे अब ध्यान दीजिए, क्या आपको सीखना है उस बात पे चलते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मौलिक कला से क्वेश्चन बीपीएससी में कैसे आ रहा है, ये आपको हम हर सेक्शन पर दिखाएं। नेचर जब तक नहीं देखोगे तब तक पढ़ने का मजा नहीं आएगा। और इसमें पूरे क्वेश्चन बैंक लेंगे तो आपको इधर उधर होगा। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, सब छाट के एकदम जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे वो टॉपिक लाएंगे। अब इस टॉपिक का महत्व इसी से समझ सकते हैं कि जब से बीपीएससी का मेन बोहनी हुआ है 39वां नंबर से देख लीजिए 39 बीपीएससी से एकदम पकड़ लिया है सिलेबस, लगभग यही चेंज था। और जो पकड़ा है जो कंटिन्यू चल रहा है। और क्वेश्चन पहले एकदम आराम आता था। जो लोग शुरू में वीडियो एसडीओ बने हैं अब उनको देखना तो समझ जाना कि उस समय हम भी पास हो जाते। क्वेश्चन आउट रहता था बिहार के। अब देखिए मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षण क्या है, स्पेशलिटी। उसके पहले इसी में देखो पेंटिंग छिपा हुआ है 39वें में, बिहार के कला एवं चित्रकला। और चित्रकला में बिहार का मधुबनी पेंटिंग चित्रकला का पार्ट। तो अब तक एक बार डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन इशारों में चित्रकला की बात किया। और किसी भी बार में क्वेश्चन का हूबहू रिपीट नहीं। आप जितना देख लो 39वां के बाद 40वां में फिर आया मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षण क्या है। तो हम लोग अभी केवल सुनते जाएंगे। इस पर किस पर प्रकाश देना, मूर्ति कला, यानी मूर्ति के बारे में बोलना। अब मूर्ति के बारे में बोलना क्या है, मान लो आपको हम मूर्ति दिखाएं, कुछ कुछ मूर्ति आ रहा है। अब देखिए मूर्ति आ रहा है, ये सब मूर्ति है, इस पर आपको बोलना है। तो मूर्ति के बारे में आपको बोलना है तो इसमें दो चार चीज आएगा। मूर्ति तो देख रहे हो, अब मूर्ति के बारे में क्या बोलोगे तो तुमको सोच के बोलना है। कई तरह की बात है। तुमको कहना है कि ये सारनाथ का अशोक स्तंभ है। सारनाथ बोलो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। इसमें ऊपर कितने शेर हैं, 4 शेर है, 3 है तो उधर है बेचारा, 4 शेर है। आगे बोलो क्या है, अशोक चक्र है। इसमें कितने तिल्ली हैं, 24 तिल्ली है। तो ये एक टाइप हुआ लिखने का जो सबसे घटिया टाइप। सुनिए पहले बढ़िया से, ये सबसे घटिया टाइप। तुम इसमें 4 शेर लिख रहे हो बीपीएससी में, ये 4 शेर है। अरे कला की बात हो रही है ना जी। कोई तुमको पेंटिंग दिखाए और कहे कैसा बनाया है, हाँ इनमें 2 पेड़ है, आप अंदर भी देख रहे हैं, ये तुम पेंटिंग की बड़ाई कर रहे हो। पेंटिंग की बड़ाई करना है कि मौर्य काल में सारनाथ से प्राप्त जो पाषाण के ऊपर शेर है उसके महीन बारीक गर्दन के बाल, उसके तले हुए भौं, उसके महीन दांत, उसके क्रूर और प्रचंड प्रवृत्ति के विरुद्ध उसके मुख पर अहिंसा का भाव लिए बैठा। तुमको जो लिखना है लगे कि वाह कलाकार आदमी है, कला को देख रहा है। कला ना देखना है जी। अब तुम 4 शेर है, पीठ सटा हुआ है, बीच में चक्र है, पता नहीं क्या क्या नौटंकी करने लगता है। तुमको हम यही बोले हैं, तुमको 3 तरह का भी आंसर लिखा है। अब तुमको 3 में खुद धीरे धीरे लगने लगेगा कि कला किसे कहते, तब लगने लगेगा कि वो नंबर कैसे आता है। आपको इसकी सभी कमियों से लेकर के सब चीज देखना होगा, कहाँ कमी है, कहाँ से जोड़ेंगे। तो अभी तो उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले हम एकदम चाह रहे हैं कि आप पहले क्वेश्चन को जरा एक बार देख लीजिए। अभी आप धीरे धीरे इस समझ गए होंगे कि मूर्ति कला में करना क्या रहता है। मौर्य काल के मूर्ति कला की विशेषता आपने क्या देखा, अभी हमने दिखाया
तो विशेषता है एक सबसे इंपॉर्टेंट सजीवता की विशेषता। ऐसी मूर्ति बनाया है, लग रहा है कि बोलने लगा, ये सजीव जैसा लक्षण। तो सजीव का लक्षण, मूर्ति पर पॉलिश, मूर्ति पर चमक, मूर्ति में नेचुरल गुण, बाल बनाए, आंख बनाए, दांत भी बना रहे हैं, ये सब जो तुम देख रहे हो ना, ये सब अगर एक पन्ना लिखा, नंबर भर पेट है, कहोगे कि सही में टॉप होगी, कल्पना से अधिक अंक आएगा। लेकिन कब कलाकार बन के देखोगे तब। और बच्चे क्या करते हैं, बाजार का एगो किताब उठाएगा और बस लंबाई गुने चौड़ाई तक लिख देता है। भवन मिला जिसका लंबाई इतना था, चौड़ाई इतना था, 800 पिलर खंभा मिला। ये कोई कला की बात हुई क्या? ये तो गिनती की बात हुई जो कोई बच्चा कर सकता। तुम्हें मेन विशिष्ट बनना होगा इन चीजों को देखकर, तो धीरे धीरे बनोगे। चलिए अगला हम देखें 42 बीपीएससी में क्या है। बिहार में प्राप्त मौर्य कला के वैशिष्ट्यों का वर्णन करें। यानी मौर्य कला में क्या क्या विशिष्ट चीज है, इन चीजों का, विशिष्ट चीजों का वर्णन करना है। तो फिर वही बात, जो विशिष्ट चीज तुमको बता दी, ये सभी वर्णन करना है। तो क्या इसके निगेटिव पक्ष भी देखना है? नहीं, सीधा विशिष्ट चीज जो है सीधा टू द पॉइंट लिखना। हम दोनों चीज बता रहे हैं। पूछ को देखो, इधर देखो, कई बच्चे पूछ उससे मतलब नहीं है। जो टीचर एक पन्ना का, 2 पन्ना का नोट्स देता, ज्यादा जगह देखोगे कि मौर्य कला बस लड़ जाएगा, 4 पन्ना उतार के चला। अब उसमें पूछ क्या रहा, पूछ वगैरह से मतलब ही नहीं, तो उसमें तुमको बहुत अच्छे अंक नहीं आए। अगला नंबर देखो, 42 में आने के बाद गैप कब किया? 43, फिर पधार दिए 44। फ्रीक्वेंसी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जो अब ये गैप हुआ है तो मत सोचना कि कला नहीं आया, उस समय बीच में घुसा होगा पटना कलम चाहे पाल कलम। अब मान लीजिए पटना कलम घुसा तो फिर गैप हुआ होगा, तो अब पाल कलम घुस जाए। बस यही तीनों मिलकर रिपीट होते रहते। इसीलिए कई बच्चा कहता है कि सर बीपीएससी 2 महीना में हो जाए, अगर तुम रिजल्ट पास करो अब उसके बाद 15 दिन में हो जाएगा। तुम्हारे अंदर चिंतन केवल बढ़ना चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन पहले से फिक्स था कि यही आएगा, तो केवल सोचो बढ़िया से। अब जल्दी से देखो अगला नंबर क्या है, मौर्य कला। देखिए 44 के बाद बीच में गैप है 45 और 46, तो बीच में दोनों निकल गया हो, तो 2 बीच में है ना, दोनों निकल गए। फिर 47 में पधार दी और 47 में आया मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कर। विश्लेषण में आपको बताए थे श्लेष अलंकार चिपका हुआ, याद आ रहा है? जो चीज चिपका हुआ है सब फेंक दीजिए, विश्लेषण हो। और देख लीजिए 47 तक क्वेश्चन एकदम नेचुरल, किसी बच्चे का कोई दबाव भार की बात ही नहीं। धीरे धीरे बीपीएससी भी ऊब गया कि आखिर कितना एक ही चीज दे। लड़का का मार्केट में नोट एकदम पॉपुलर हो गया है कि बस फलना सर वाला, और वही जाके उतार रहा। सबका तो लगभग एक ही बात रहा। तो धीरे धीरे उसने भी अनुकूलता लाया। जैसे कोरोना भी देखा, कोरोना 2 लंदन में आ गया कि व्यक्ति अब ज्यादा समझदार हो गया तो 1 से पार्ट 2 शुरू कर दी। तो इसने भी अपने मूड को थोड़ा बदला और आया मौर्य कला की प्रमुख विशेषता की विवेचना करी। यहां के बाद अब देखो क्वेश्चन धीरे धीरे अब टाइट हो गए। मौर्य कला पर प्रकाश डाले, ये तो डला जाएगा। बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण करें, एंटीना टाइट हो गया। अब कोई नोट्स कॉपी, फेयर कॉपी इस वर्ष किसी बच्चे को काम नहीं दिया। इस वर्ष जो बैठा था वो बच्चा, बुद्धि अगर टीचर ने बढ़ाया था तो उधर से मुस्कुरा के आया था, नोट्स लेके गया था तो प्रकाश डाल के छोड़ दिया। केवल प्रकाश ही ना डालेंगे, नीचे वाला के उससे भी टाइट किया। 60 से 62वीं के बाद 64वीं, फिर यहाँ 63वीं गैप मारा, 64वीं दे दिया, 65वीं गैप है, तो 66वीं में जो देने जा रहे हैं। इसीलिए हमने इसी से शुरुआत किया, क्योंकि नेचर तो आप लोग देख ही रहे हैं। और नेचर देखो 64वीं आते आते ये कोरोना 3rd हो चुका है। अब एकदम हुबहू नहीं है जो नीचे 39वीं और 40वीं में था। नीचे क्या था, सीधा फ्लैट मौर्य कला का वर्णन करो, मौर्य कला पर प्रकाश डालो, सीधा था। यानी कोई बच्चे बस 4
5 पॉइंट रट ले कि हाँ 2 तरह का कला है, राजकीय कला, लोक कला, राजकीय कला में ये, लोक कला में ये, बस रेडीमेड लिख के चला। और क्या किया, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, विशेषता को स्पष्ट कीजिए। अब विशेषता में तुम समझ रहे हो, जो अभी समझा रहे थे सजीवता, विशेषता में समझा रहे थे दर्पणवत पॉलिश, चमके भी तो कस के चमका, कला है ना, इसमें चमक भी रहा तो कहो कि मूर्तियों पर दर्पणवत पॉलिश है, एकदम लगे कि ऐनक के जैसा चमक रहा है। इसके कला में विशेषता लिखना है, निगेटिव बात कुछ नहीं करनी। अगर कहता कि इसका परीक्षण करो, कमी बताओ, तो मौर्य कला की कमी भी आएगी। कोई धातु का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। देखो कमी भी कई पॉइंट हम देंगे, हम तुमको 6-7 पॉइंट कमी का भी चले, लेकिन यहां तक बहुत भारी नहीं था, बच्चे लिख सकते थे। इसके बाद सुनो, बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डाल। तो अब तो लड़के परेशान हो जाए कि बौद्ध धर्म के साथ संबंध पर प्रकाश डाली, लेकिन कुछ परेशान नहीं होना था। फोटो पर ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको फोटो दिखाया है, इस फोटो पर आप अभी एकदम ध्यान केंद्रित कीजिए, तो आपको कहीं बौद्ध धर्म नजर आता है? इसमें बौद्ध धर्म नजर आया? कुछ कहाँ है? हाथी में नजर आया, अहिंसा है। अच्छा, और कोई बच्चे बौद्ध धर्म कहाँ नजर आया? अच्छा, कमल से दिखा। अच्छा चलो, और बौद्ध धर्म को, अरे सबसे हल्का ये चक्का देखो, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन काल। क्या पीठी पढ़ा समझी, चक्का भी तुम नहीं देख, केवल तुम लोग 24 को तिल्ली गिनती करके रखा है। तुमको इसमें से खोद खोद के निकालना है कहां कहां बौद्ध धर्म है। इसमें घोड़ा भी है, इसमें हाथी भी है, इसमें बैल भी है। तो घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। तो तुमको जैसे ही 10 चीज दिखवाएंगे, केवल अब खोदना शुरू कर रहे हैं, तो लगेगा कि सब तो इसमें छिपा हुआ था, केवल सोचना है। भारी कुछ नहीं है, सोचिए। लेकिन अब आपको मजेदार बात अब हम बताते हैं, वो सुनिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है, यहां तक आ गया। इस बार अगर मौर्य कला आएगा तो बिल्कुल फिर ये पहले से पक्का है कि नया तरह का क्वेश्चन, क्योंकि नेचर आपने खुद देखा कि लगातार में बदलते जा। तो अब क्या आएगा, एकदम लगभग पहले से तय है, जो अभी आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, अभी खोज लेना मार्केट। लेकिन हम अभी अनुमान कर रहे हैं आएगा, क्वेश्चन देगा कि मौर्य कला पर विदेश के प्रभाव का वर्णन कर। अब सीधे विदेश से जोड़ेगा, अभी बौद्ध से न जोड़ा है तो थोड़ा बहुत चक्का का नजर भी आ रहा है। जब विदेश से जोड़ेगा ना तो सब चक्का गायब हो जाएगा। लड़ेगा मौर्य कला, लेकिन क्वेश्चन मौर्य कला देखोगे, उसके बाद वाला देख के मुरझा जाओगे। लड़ा तो है लेकिन बड़ा उल्टा पुल्टा लड़ा। मौर्य कला पर विदेश के क्या प्रभाव है, हम यहीं से मौर्य कला को आज स्टार्ट करें। और हमारा पॉइंट जो देंगे उसको समझना, हम आंसर टू द पॉइंट बात करते हैं। कथा कहानी वाला में मेरा विश्वास नहीं है कि तुम लिखते जाओ, लंबा लिख दो तो बिता करो। पॉइंट इतना दो कि जांचने वाला खुश हो जाए कि नहीं, इससे ज्यादा किसी बच्चे ने नहीं सोचा। और वो जो लड़के लिखेंगे उनका अंक एकदम निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। और हम लोग अब यहां से शुरुआत कर रहे हैं, तो मौर्य कला की अब शुरुआत हो जाए। ये तो हम आपको थोड़ा देर अनुभव करवाए कि बात को हमारे साथ अच्छा से तभी समझेंगे जब पूरी बात आप देख पाओ। तो अभी हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं कि मौर्य कला है क्या, मौर्य कला प्रारंभ क्यों हुआ, इन सभी बातों पर चलते हैं। सुनिए अब जरा ध्यान से। क्या भारत का पहला कला मौर्य कला है या इसके पहले भी कोई कला रहा है? जल्दी बोलिए, क्या इसके पहले कोई कला रहा है? साक्ष्य की कमी, तो साक्ष्य भी है। हड़प्पा में कुब्बड़ वाले साड़, पशुपति शिव, मातृ देवी की मूर्ति नहीं पढ़े थे? तो हड़प्पा तो मौर्य के बहुत पहले है। तो कला की शुरुआत तो भारत में हड़प्पा से ही है। लेकिन हड़प्पा के बाद इसके फेज आते आते एक लंबा वर्ष का अंतराल है। इस समय के कला कहा गए, क्या था कि नहीं? तो जरूर कला रहा है।
उस समय लेकिन कला ऐसी वस्तुओं पर रहा होगा जो जल्द नष्ट होने वाले रहे होंगे। लकड़ी पर बनाया गया होगा, कुछ ऐसे चीजों पर बनाया गया होगा कला जो नष्ट होने वाले हैं, और इसके कारण बीच में उन सभी कला के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पुरातात्विक स्रोत के अभाव में नहीं। मौर्य कला भारत का पहला ऐसा कला है जिसमें कला के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राजा ने कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने का काम किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात तुमको बता रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मौर्य कला का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। अशोक ने बड़े बड़े बृहद शिलालेख क्यों बनाए? अशोक ने जितने भी स्तंभ लेख क्यों बनाए? उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि उस जमाने में एक कल्पना करके केवल देखो, अशोक का साम्राज्य में पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल है, और इतने बड़े भारत का राजा पटना में रह रहा है, पाटलिपुत्र राजधानी, और उसको अपनी बात अफगानिस्तान तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएगा? आज तो हमारे मोदी जी कभी भी भाइयों और बहनों करके चले आए, देखे हो ना, उनको तो अपनी बात जब करना है तो कभी कहते हैं मन की बात, कभी कहते हैं इसकी बात, शुरू हो जाता। तो आज तो हो जा रहा है अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, सब माध्यम से मिल रहा है। उस जमाने में जब कुछ नहीं था, कैसे लोग कहेगा कि राजा क्या चाहता? तो अशोक कहा कि ऐसे सब नहीं सुनेगा, इतना खूबसूरत डिजाइनदार एक खंभा लगाओ जो एकदम 50 फीट का रहे, बीच में कोई ज्वाइंट न रहे, और उसको एकदम चमका दो, और ऊपर में एकदम मजेदार शेर बैठा हो, मजेदार दूसरा जानवर बैठा हो, और इसको बैठाने से फायदा क्या हो? कल्पना करो, तुम्हें कोई आज कहे कि नीतीश कुमार एक फल्ला जगह पे इतना बड़ा स्तंभ लगाए हैं कि ऐनक जैसा चमकता है, और ऊपर तो शेर बैठा है, लग रहा है कि कूद जाएगा, एकदम सजीव है, तो तुम्हारी इच्छा भी होगी अगर नजदीक से हो तो चलो एक बार देख लेते। और जब देखने जाओगे तो उसमें नीतीश जी अपनी बात लिखे हुए हैं, शराब नहीं पीना चाहिए, बिहार में शराब बंदी किए हुए हैं, दहेज लेना अपराध है, तो वो अपनी बात यहां धर के लपेट दिए। तुम आया क्या था देखने? कला, और कला के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को कर दिया। यही काम अशोक ने किया। तो ये देखो सबसे मजेदार बात क्या था, अशोक के जितने भी बृहद शिलालेख मिले, 14 बृहद शिलालेख की बात आपने सुना है, 14 बात है, 14 जगह मत करना, अशोक की 14 बात है जो 8 जगहों से मिला है, चाहे वो गिरनार है, सोपारा है, एरारगुड्डी है, धौली है, जोगढ़ है, शहबाजगढ़ी है, मनशेहरा है। अब ये सब नहीं भी याद है तो आपको परेशान नहीं होना, मीन्स पीटी में एक एक बात याद रहना चाहिए, शहबाजगढ़ी कहाँ, मनशेहरा कहाँ, धौली कहाँ, जोगढ़ कहाँ, खालसी कहाँ, गिरनार कहाँ, सोपारा कहाँ। अब हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि इसमें अशोक क्या किया। अच्छा ये सोचो तो अशोक के जो बृहद शिलालेख है वो किसके नजदीक, किसके नजदीक है? अब आपको चॉइस दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी से सोचना है, किसके नजदीक में? चॉइस ए आपको दे रहे हैं राजधानी के नजदीक, चॉइस बी दे रहे हैं राजधानी से सुदूर क्षेत्रों में, सी दे रहे हैं राजमार्ग के नजदीक, और डी दे रहे हैं अस्पताल के नजदीक। वेरी गुड। अशोक को चाहिए कि लोग पढ़े, तो रास्ता पर नहीं सब बनाएगा, इसीलिए जितना भी है सब तुमको क्यों बोले मेरठ में मिला, क्यों बोले टोकड़ा में मिला, सब वही रास्ता था, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को मिला, और चाहता था कि सबको ऐसा रास्ता पर दे कि जहां स्टॉपेज ले तब पूछे कि भाई जी स्तंभ तो वहां बगल में, तो देखने जाए और हम अपनी सब बात वहां लिख दें। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस लाइन से शुरू करना है कि भारत की वह प्रथम कला जिसमें राजा अपना संबोधन इस कला के माध्यम से किया, वो मौर्य कला है। ये कभी मत लिखना कि भारत की पहला कला मौर्य कला है, तो हड़प्पा कहां? देख रहा लाइनिंग कहां जा रहा है, जो समझ में आ रहा है, लाइनिंग पर ध्यान दीजिए। तो ये भारत की पहली कला है जिसमें राजा ने अपना संबोधन इसके माध्यम से किया। इसके पहले कहीं कोई राजा ने संबोधन नहीं किया। अच्छा, क्या मौर्य कला पर हड़प्पा सभ्यता का कोई प्रभाव है? अभी तो तुम बौद्ध धर्म पढ़ रहा था ना, पूछ देगा कि मौर्य कला पर हड़प्पा के प्रभाव को लिखे, क्या करोगे? है कि नहीं? पहले हाँ चाहे ना बोलो।
जल्दी बोलिए, है कि नहीं है? एक चीज जोड़ाइए, क्या है? कोई एक चीज जोड़ाओ। अच्छा तो खैर अभी टेंशन नहीं लो, आएगा, अभी टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे। हाँ बोलिए, मूर्ति आया, वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा काल में भी आपको याद है बैल साढ़ खूब मिला है, और यहां भी जब पढ़ोगे तो आप देखोगे बैल का चित्र है। आपको दिखाएंगे रामपुरवा का जो लोह स्तंभ है, ऊपर नटुआ बैल बैठा हुआ, तो बैल बैल भेंट हो रहा है, अब दोनों बैल का डिजाइन भेंट हो रहा है, तो उधर से भी लिंकेज चलेगा। लेकिन अभी हम इस बात को इसीलिए छेड़े क्योंकि अब बात आ रहा है कि मौर्य कला विदेशी आइटम है कि स्वदेशी आइटम। अशोक अपने से ही सब सोचा था कि कहीं देख के सोचा था? दो बात तो है। यहीं से देखो क्वेश्चन शुरू हो रहा है विदेशी प्रभाव की बात। सबसे महत्वपूर्ण अब देखो यहां से शुरू हो गया कि जो मौर्य कला है ये अशोक का अपना व्यक्तिगत सोच है, देसी सोच है, या विदेश से कुछ देख के ऐसा किया? तो तुम्हारे मन में ये तो आ रहा होगा कि सर विदेश से किया, इस सोच क्यों रहे? कुछ बात तो है, इतिहासकार कुछ बात पकड़े हुए हैं। मौर्य काल के 300 साल पहले ईरान में हखमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। आप लोग नाम सुने होंगे डेरियस प्रथम, जिसका नाम दारा के नाम से सुने हो। तो अशोक से पहले है डेरियस प्रथम। दूसरा, ईरान में अशोक से पहले, मौर्य काल के पहले, ये सब जो स्तंभ देख रहे हो ये सब ईरानी स्तंभ है, जो अशोक से 300 साल पहले है, इंडियन नहीं। तुमको हम चित्र इसीलिए लाए हैं कि तुम देखो, तब क्वेश्चन उठना लाजमी है कि विदेश से चुराया तो नहीं है। ये इनसे अशोक से 300 साल पहले ये सब स्तंभ बना हुआ, और अशोक महाराज का जब स्तंभ देखते हैं तो इनके स्तंभ भी नजर आ रहे हैं। तो लग रहा है कि आइडिया इधर से उठाया गया है। दूसरा, जो ईरान के जो कल्चर थे, राजा के जो महल है उसमें पत्थर के पिलर का प्रयोग किया गया, और अशोक का भी जो राजप्रसाद मिला कुम्हरार पटना में जहां वो रहते थे, वहां भी पत्थर के पिलर पर ही मकान बनाए। तीसरा, इन सभी के राजाओं के जो मकान थे, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 राजा है जिसका नाम याद रखना, सूसा का राजा, इकबटाना का राजा, ये सब उस जमाने के सबसे बड़े बड़े राजा। और उन जगहों पर जब विदेशी यात्री गए तो उन लोगों का भवन देखा तो बड़े बड़े हॉल थे, और ठीक उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का भी मकान का एरियन ने वर्णन किया है कि सूसा और इकबटाना के भवन से ज्यादा बढ़िया भवन। कंपैरिजन है, मौर्य कला का आपको तुलना करना है कि सूसा और इकबटाना के राजा से भी बढ़िया भवन पटना में है। मतलब हॉल दोनों का एक जैसा है, तो हॉल का स्ट्रक्चर मिल रहा। अगला नंबर हम चले, जैसे दारा ने संबोधित किया कि 20 बात हमारा इतना जगह रहेगा, ठीक उसी प्रकार अशोक ने संबोधित किया कि 14 बात मेरा 8 जगह रहेगा। दोनों के संबोधन का डिजाइन एक। अब कुछ बात जो आपको सुना रहे हैं, दारा अशोक से 250-300 साल पहले की बात। अब बताओ 300 साल पहले जैसे उस संबोधित किया, आज 300 साल बात कर रहा। इनका जैसे मकान पहले से बना हुआ है, यही पिलर उसका यूज हो रहा है। इसका मकान अगर पत्थर पर है तो ये भी पत्थर पर बना रहा। इसका अगर सभी सिस्टम जो देख रहे हो वो सब लगभग यूज हो रहा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मौर्य कला पर ईरान के प्रभाव है? जल्दी बोलिए। मौर्य, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा मौर्य कला पर ईरान के प्रभाव को लिखे, तो बोलो प्रभाव है कि नहीं, क्या करें? जल्दी बोलिए। हाँ, कर दिया प्रभाव, तो नंबर भी गायब। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात अभी समझाए, जिससे इतिहासकारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बिल्कुल मौर्य कला ईरान से ही लिया गया है, और वो था प्रयास ये स्तंभ के ऊपर एक घंटा की आकृति और घंटा के ऊपर चित्र, ये ईरान में सबसे पहले बनाया गया। और जो तुम अशोक स्तंभ भी जो तुम देख रहे हो, ये उसी प्रकार से इसी घंटा की आकृति के ऊपर रखा गया।
दोनों की आकृति देखो, एक घंटा की आकृति दिखाई दे रही है, और ईरान वाला स्ट्रक्चर देखो, हम जान के दोनों लाए हैं ताकि समझने में आसान। ईरान वाला भी घंटा की आकृति ऊपर रखेगा, और इतिहासकारों ने यही पॉइंट दिया कि दोनों के स्तंभ के ऊपर घंटे के आकार, ये बताने के लिए काफी है कि भारत के जो मौर्य कला है वो कहीं ना कहीं ईरान से प्रेरित है। अभी खंडन नहीं करना है, अभी सिर्फ समर्थन, लेखन में सिर्फ यही चलना है। जिस समय चल दिए तो खाली डुबाना है, छानना नहीं। अभी हम छानेंगे, अभी भरपेट छानेंगे, एक पॉइंट नहीं चलेगा ना, फिर उसका इतना खंडन करेंगे कि फिर लगेगा दूर दूर से इससे लेना देना नहीं। बात समझिए, लेखन इसी का नाम है। जिस समय हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोच। आप इसमें कोई पॉइंट निकालिए कि और कोई पॉइंट जिससे लग रहा है कि ईरान से आया है। अभी तो हम लोग लाए हैं, तो फिर कहेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसकी सीमाएं प्रतीत होती है, और उसके बाद शुरू हो जाएंगे पॉइंट। जितना दो और जितना काटोगे उतने नंबर आए। तो अभी तो हम 6-7 पॉइंट जोड़वाए हैं, तुमसे अभी पूछेंगे 7 ठीक बता सकते हो। हमको ताजा ताजा क्लास में याद चाहिए, तब क्वेश्चन लिखवा देंगे, आंसर नहीं। घर में बैठ के इसको अपने से लिखना, तब जब लिखने लगोगे, काटने लगोगे, तो लगेगा कि हाँ शुरू में बहुत भार पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे साइकिल चलाने वाला शुरू में एकदम नहीं चाहता कि हम अपने से चलावे, कहता है धर ले रही है पीछे। वो कभी चाहता है कि अपने से चलाए, वो एकदम कहता है धर ले रही है, धर ले रही। धीरे धीरे कहता है कि धरने की जरूरत क्या है, हम तो ऐसे ठीक। तो अभी तुम लोग वही वाला में है, अभी लिखाते रहिए। लेकिन वो स्पून फीडिंग छोड़ दो, चम्मच से मुंह में डाले और तुम खाली हाथ चबाओगे, चम्मच कैसे उठता है देखो, उठाओ और खाओ। हम 2-3 बार केवल उठा उठा के दिखवाएंगे कि ऐसे उठता है और ऐसे खाया जाता है। उसके बाद हम खड़ा होकर देखेंगे उठाया कि नहीं, ये नहीं कि लिखा दीजिए। इसीलिए शुरुआत का फेज हमारा एकदम स्लो रहेगा, घबराना नहीं। हम मौर्य कला पर 3 दिन लगावे, और तुम कई टीचर मौर्य कला तो 1 दिन में का 20 मिनट का चीज है, लेकिन वो 20 मिनट वाला लड़का से तुम 1 लाख गुना बेहतर लिखोगे किसी स्थिति। चाहे कहीं से पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, चाहे हड़प्पा पूछे, चाहे विदेश पूछे, तुम डगमग नहीं करो। अभी बोले थे ना, आपके प्रश्न घूम रहा, इतना घुमा ही हम देंगे कि उधर कुछ भी नहीं घुमाए। उधर का क्या घुमाएगा, उससे ज्यादा हम लोग खुद घुमाएंगे। तो इसीलिए उससे कोई प्रश्न में आपको समस्या नहीं होगी। हम लोग उसके साथ सीखेंगे कि कैसे उसके साथ एंजॉय करना, बस हो गया, रटना नहीं। तो अभी जल्दी बताओ, तुम लोग को जो पॉइंट बताए, 5 पॉइंट कोई बच्चे जुड़वा सकते हो कि नहीं? 5 पॉइंट मुझे बताओ। हड़प्पा सभ्यता, मौर्य कला और ईरान की जो सभ्यता देख रहे हो, इन दोनों के बीच क्या क्या ऐसा चीज मिला जिससे हम कह रहे हैं कि वहीं से ही प्रेरित है। पहला नंबर हमने देखा पत्थर के स्तंभ का प्रयोग। दूसरा नंबर हम लोग देखे भवन में पत्थर पर ऊपर बनाना, दोनों जगह मिल रहे हैं। तीसरा नंबर देखे घंटे का प्रयोग, घंटा भी क्लियर है सबका। चौथा नंबर देखे बड़े बड़े हॉल का प्रयोग, दोनों जगह हो रहा है। और 5वां नंबर एक जल्दी से बता, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। दारा और अशोक के संबोधन का तरीका एक जैसा रहा, और इन सभी तरीका से ये लगभग लगने लगा कि नहीं, जो मौर्य कला है वो ईरान से ही लिया गया है, चुराया गया। बोलो जी, बातें क्लियर है सबका? अब हम लोग थोड़ा दृष्टिकोण उलट देते हैं। दृष्टिकोण उलटने का मतलब है, पहले खूब भरपेट, कैसे हम आपके घर गए और कहे बहुत लेट आता है, पीछे बैठता है, ध्यान कम देता है, डुबाए कस के, गार्जियन खुश हो गया कि ना एकदम निष्पक्ष व्याख्या कर। अब फिर छाने, टेस्ट लेते हैं तो सबसे ऊपर यही आता है, ये 2 मिनट पढ़ता है लेकिन सबसे तेज दिमाग इसका है, ये जो बोलता है एकदम सही जा रहा है, इसको नौकरी तो इस साल पक्का लग जाना है। तो बताओ, तुमको हम डुबाए कि छान लिए? छान लिए। बस यही करना है। ये मत समझना कि शुरू में शिकायत कर रहे हैं तो डुबा दिए हमको, छनागा फिर। तो मौर्य कला पे हम विदेशी प्रभाव भरपेट डुबा, लिखन शैली यही सीखना है आपको। कई लड़का डुबाते समय तुरंत छानने लगता है, तुरंत नहीं छानो, पहले डुबाओ तो भरपेट डुबाओ। ये जितना पॉइंट से डूब सकता है डुबा देना, और फिर जितना से निकल सकता है छान लेना। ये जहां कला आ गया, दोबारा छानना, कहोगे जी नंबर बड़ा बेजोड़ आ गया। ये लेखन शैली।
अब जल्दी से ये बताइए, अब जो हमारे इतिहासकार हैं उनका कहना है कि एक कोरी कल्पना है, मौर्य कला कंप्लीट स्वदेशी है, देश उन्नत है, इसमें किसी प्रकार से वो ईरान से प्रेरित नहीं है। दोनों को अगर देखा जाए तो ये तो पक्का है कि जो ईरान के कला है उसमें घंटा है, और ये लोग कह रहे हैं कि इनको जरा देखिए, इस पर घंटा नहीं है, जिसको आप घंटा समझ रहे हो एक कमल है, एक कमल की पंखुड़ियां है, यही काट दिया गया कि तुम घंटा समझ रहे हो, ये घंटा नहीं, एक कमल है, और एक कमल है, और जो बीच में लाइन देख रहे हो ये घंटा में कौन लाइन ऐसा रहेगा, ये कमल की पंखुड़ियां। तो पहला तो यही खंडन होगी। दूसरा देखो, समानता में एक और बात चल रही थी, पॉलिश वाला। ईरान में भी और यूनान में भी पॉलिश होता था, और उन लोग कहे कि इंडियन लोग पॉलिश वहीं से सीखा है, लेकिन खंडन अब फिर आ रहा है। भारतीय इतिहासकार कह रहे हैं कि अरे इससे पहले का मृदभांड देखो, मेरा मृदभांड ही है उत्तर पॉलिश मृदभांड, उत्तरकालीन पॉलिश मृदभांड, हमारा पॉलिश मृदभांड तो इससे पहले चल रहा है, तुमसे भी पहले, और पॉलिश की कला तुम हमसे सीखा, हम तुमसे नहीं सीखे, तो पॉलिश कहां से आ गया, ये तो हम इससे पहले ही मृदभांड को पॉलिश करके रख रहे हैं। तो पॉलिश का भी खंडन किया गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट खंडन है कि जो अगर हम ईरान से लेते तो ईरान के सभी स्तंभ उनके महल में बनाए गए हैं। जैसा कि अभी तुमको फोटो दिखाया ईरान का, तुम देखो अभी हमने फोटो आपको दिखाया, तो इनका जो भी स्तंभ है इनके भवन में, और अशोक ने जो भी बनाया वो सब फैला करके है। हम इससे सीखते तो अपना मकान में बनाते, ये फैला करके कैसे बनाते, ये भी प्रेरित नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट, इनके जो स्तंभ है कई जगहों से ज्वाइंट है, और अशोक का स्तंभ चुनाव से लिया गया, वो एकास्म पत्थर से बना है। इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखना है, सब लेखन शैली में इन शब्दों का प्रयोग करना है। शब्द क्या आपको बताए, एकास्म। एकास्म का मतलब एक पत्थर। देखो खंडन हो रहा है, ये एकास्म है, वो अलग अलग ज्वाइंट है। उनका जो स्तंभ है, इनके स्तंभ में सभी की चौड़ाई मोटाई एक समान, जैसा चल दिया वैसा लगातार है। इनका देखोगे तो जैसे जैसे ऊपर है पतला होते जा रहा, हम उससे सीखते तो वैसा बनाते। ये डिजाइन मेरा अलग है, सब चेंज हो रहा है। अगला पॉइंट फिर सोचना है, कम से कम 8 पॉइंट सोचवाए, और 8 पॉइंट सोचने के बाद तब नीचे निष्कर्ष आए। निष्कर्ष में क्या है, तो निष्कर्ष में एक क्लियर लिखा जाएगा। कभी ये भी मत करना कहना कि भारत में ये मौर्य कला पर जो ईरानी प्रभाव है उसको पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। अरे था तो ऐसा ही है ना, एकदम नकार मत दे, पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। परंतु भारतीय कलाकारों ने अपनी एक नई तकनीक का विकास किया जो ईरान से बहुत मिलता जुलता नहीं, एकदम बीच में निकल जाए। ऐसा निकलना है कि जांचने वाला को लगे कि वाह निकल गया। कई लोग फंस जाता है, ईरान नहीं है, ईरान नाम मत लीजिए, तो भी गड़बड़। अरे इतना मिला रहे हैं भाई, घंटा मिल रहा है, कमल मिल रहा है, तो सीखा होगा घंटा, लेकिन ये अलग चीज सोचा कि तुम घंटा बना रहे हो, हम कमल बनाए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर अंतर है, ईरान के जो भी स्तंभ है उस पर ऊपर मानव का चित्र है, सब में मानव है, इसका पशु पक्षी है, ये भी अंतर है भाई। अगला एक अंतर है, उनके जो चीज बनाए गए उसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं। आदमी बना दिया, ये बना दिया, किस लिए जी, देखने के, प्रतीक नहीं है। लेकिन इसमें मौर्य कला में जो भी बना वो एक प्रतीक है कि ये बौद्ध गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग है, ये मुख पर अहिंसा का भाव है, राजा शेर के समान। ये अशोक कह रहा है कि मैं अशोक हूं, घबराओ नहीं, आओ हम शेर हैं, लेकिन अहिंसा वाला शेर, खाएंगे नहीं, बड़ा मुख पर अहिंसा का भाव। तो अंतर का हमें पॉइंट आपको अब एरेज करना है।
हम अभी नहीं लिखाए हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन देने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे आप कितना बढ़िया घर से पॉइंट लाते हो। और तब इसके बाद मौर्य कला अभी 2 दिन और चलेगा। उसके बाद मेरी गारंटी है मौर्य कला कुछ भी आएगा तुम हिला के आओ। ये नहीं है कि क्वेश्चन में बौद्ध का प्रभाव आ गया, इसका प्रभाव आ गया। तुम पहले निश्चिंत रहो कि मौर्य लिखा तो नजर आ जाओ, और फिर कुछ भी लगाओ, हम उसमें नहीं हिले, एकदम बना देंगे। क्लियर है सबको बात? तो क्वेश्चन लिख दीजिए, एक HW है। ये हॉर्लिक्स वर्क हुआ, हॉर्लिक्स पीजिएगा मजबूत होइएगा, केवल कंप्लान के फेर में नहीं रहिए। अब हमने पॉइंट बताया, आप पॉइंट को सोचिए और पॉइंट सोच के लिखिए, और घबराइएगा नहीं कि जा लिखा है नहीं। जितना असाइनमेंट चाहिए, जितना PDF चाहिए, हम सब भरपेट देंगे। पूरे मौर्य कला पर हम खुद 18 पेज दें, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी देंगे तो सोचने की शक्ति कम जाएगी। संकट काल में विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है। आपको अभी एक मंजिला पर ले जाए और कहे कूदिए तो नहीं कूदो, किनारे देखोगे और आपका दिमाग कहेगा कि गिरोगे, पैर टूटेगा, तब इधर आ जाओ। लेकिन वही इमारत में आग लग जाए तो वही संकट काल में आपका दिमाग ऐसा हार्मोन बनाएगा, कहेगा देखा जाएगा नीचे, पहले देख रहा कैसे हो गया। जैसे ही आपको असाइनमेंट हाथ में दे देंगे, आपके सोचने की शक्ति कम जाएगी। अभी कोई मार्केट से किताब उताब नहीं खरीद। कई लोग का एकदम बीमारी रहता है, कौन किताब ले लें, कौन क्या कर ले। अरे सेटर सब किताब लेके बैठा रहता है और देखता है क्या दे दे कि किताब से न लड़े, और तुम वही लेने के पीछे भाग रहे। वो तो ऐसा सेट ही करेगा कि क्या दे दे कि उधर ना रहे, और तुम उसी लेने के फिर में पड़े। किताब भी लेना है, लेकिन कब? पूरा एक बार पढ़ने के बाद अपने और पॉइंट को बढ़ाने के लिए, न कि उसी से पॉइंट रखने के। बात आ रही समझ में? तो अभी विदाउट किताब पॉइंट की कल्पना करना, सोचना, और फिर मौर्य कला 2 दिन बाद लास्ट होगा। हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका एक आइडियल आंसर क्लास में डिस्कस भी करें कि ऐसे होना चाहिए। आप लोग देखो इसके कितने करीब हो, कितने दूरी रह रहा है, उसको मेंटेन करना। निष्कर्ष एकदम आपको कंटिन्यू करना है। निष्कर्ष इसीलिए हम सुना है कि जरा बेहतर निष्कर्ष आपको देना है। आप हमसे अलग भी दे सकते हो। ये आर्स है, 2 जोड़ 2 बराबर 4 ही नहीं करना, तुम 5 भी लाओगे तो नंबर मिल जाएगा। ये आर्स है ना। ये नहीं कि क्या बोले सर निष्कर्ष, फिर से बोलिए सर, लिख लेने दीजिए सर। तुम अपना निष्कर्ष बनाओ, वो भी सही है, वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन सोचो कि हम रहे कहां, वो चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये चीज अब क्वेश्चन जरा HW में लिखिए, बनाइएगा जरा बढ़िया से। प्रश्न लिखिए, मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव के परीक्षण करें या मूल्यांकन करें। मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव का मूल्यांकन करें। मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव का मूल्यांकन करें। सभी बच्चे समझ गए? मूल्यांकन का मतलब मूल्य दीजिए। मूल्य का मतलब कहां ठीक है टिक मारिए, कहां गड़बड़ है उसको काटिए, और नंबर बताइए कि किधर आप हैं। ये मूल्यांकन है, परीक्षण। ये पिछले दिन तो हमने सब शब्द को आपको समझा दिया था। क्या ये समझ गए हैं सब ना? अब मौर्य कला अगला दिन बड़ा मजेदार, क्योंकि अब धीरे धीरे हम उसकी खूबसूरती पर चलेंगे, कला के दिखाने की क्षमता डेवलप करवाएंगे। अब तब फिर टास्क मिले, केवल करना ये कि डेली अब जो देंगे बनाइएगा। कई लड़का बड़ा पहले से परेशान था, राइटिंग कब करवाइएगा? तो राइटिंग करने लायक हो जाइए, करनी चलाने आ जाएगा ना। जोड़ते रहिए दीवार और बनाते रहिए खिड़की, दिक्कत नहीं। पहले अभी एक ईंटा तो लगाने आ जाए, तब फिर सही हो जाएगा। तो चलिए ये अगले दिन का हम मान के चल रहे हैं कि सभी बच्चे खूब बढ़िया बताएंगे। 2 दिन और मौर्य कला कंप्लीट। उसके बाद पटना कलम में भी खूब समय देंगे, पाल कला में भी टाइम देंगे, मधुबनी पेंटिंग भी आप उसमें कम समय भी देंगे तो समझ जाओ। और उतना के बाद आप खुद उछलते रहोगे कि आ जाए इससे क्वेश्चन तो बता देते। फिर बीपीएससी में डर क्या है भाई? बात क्लियर है सबका ना? चलिए तो अभी हम लोग दूसरे पेपर का शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल।